find number of electrons in a body having 1 कूलम्ब चार्ज। कोई एक बॉडी है जिसमें 1 कूलम्ब का चार्ज है और ये भी पॉजिटिव दिख रहा है आपको, है ना, ये भी नेगेटिव नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे +1 कूलम्ब है, -1 कूलम्ब तो लिखा हुआ नहीं है। मतलब एक कोई बॉडी है जिसके पास 1 कूलम्ब का चार्ज है, तो आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताइए इस बॉडी में कितना होगा, या फिर मतलब बॉडी में कितना, मतलब कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले होंगे जिससे कि ये 1 कूलम्ब का चार्ज इस पर आया होगा, ये बताना है अपने को। तो फॉर्मूला वही है, Q = Ne। चार्ज कितना 1 कूलम्ब, N चाहिए आपको, और ये 1.6 × 10⁻⁻19। तो अब यहाँ से आपको N चाहिए, तो आप 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको आप अब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻19/1.6। फिर आप इसको 10 × 10⁻18 on 1.6, तो ये 6.25 × 10⁻18। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग Q = Ne का यूज़ करके यहाँ से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए आपको और एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों, देखिए। फाइंड द फाइनल चार्ज on a body, find final charge on a body having charge -10 microcoulomb, having charge -10 microcoulomb, या फिर माइक्रो हटा देते हैं, ओनली -10 कूलम्ब। if body ejects 3 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। आपसे बोला गया कि फाइंड फाइनल चार्ज ऑन अ बॉडी, बोला गया फाइंड फाइनल चार्ज ऑन अ बॉडी हैविंग चार्ज -10 कूलम्ब इफ बॉडी इजेक्ट्स 3 × 10⁻19। मतलब बॉडी अगर इतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो उसके पास फाइनल चार्ज कितना होगा। मतलब पहले से चार्ज उसके पास है -10 कूलम्ब, तो और कितना एक्स्ट्रा चार्ज उसके पास आएगा या फिर कितना कम होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा दैट मीन्स कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बॉडी के ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो हमें देखना पड़ेगा कि फाइनल चार्ज कितना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, डायग्राम बना करके यहाँ लिख लेते हैं। तो -10 कूलम्ब है और अब यहाँ से निकाला है 3 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि Q एक्वायर्ड, ठीक है, कितना आएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर है N × E। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जितने इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से पॉजिटिव, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ नेगेटिव चार्ज देगा इसके ऊपर, उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जो नेगेटिव चार्ज निकलेगा बॉडी से, उतना ही सेम पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज अंदर में रहेगा, आपको मैंने बताया था पहले भी। ओके, तो यहाँ से देखिए 3 × 10⁻19 into 1.6 × 10⁻19, ये कैंसिल 4.8 कूलम्ब।
तो ये क्यू एक्वायर्ड हो गया, मतलब बॉडी के ऊपर इतना चार्ज पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज बाहर निकाला है। तो अब यहाँ पे अगर हम फाइनल बात करें तो फाइनल चार्ज कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे क्यू इनिशियल प्लस क्यू एक्वायर्ड, मतलब जो इनिशियल है उसमें एक्वायर्ड को ऐड कर दीजिए तो आपको फाइनल मिल जाएगा। इनिशियल कितना है -10 कूलम और एक्वायर्ड कितना है, एक्वायर्ड है 4.8, तो आपको कितना मिलेगा -5.2 कूलम। तो इतना हम लोगों को यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव चार्ज जो बॉडी के पास अब फाइनली रहेगा, क्योंकि बॉडी के पास पहले से -10 कूलम था, बॉडी ने 4.8 और एक्वायर्ड किया, तो बॉडी 4.8 एक्वायर्ड कर रहा है। ठीक है, तो इतना हो गया। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे, अगर बॉडी से अगर इतना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल के बॉडी के अंदर अगर आता है इतना इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज क्या होता, माइनस होता। ठीक है, तो माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता, तो फिर ये कितना हो जाता, ये हो जाता 14.8 कूलम। ठीक है, बट माइनस में। ओके, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। देखिए, a body having initial charge -12 coulomb gained 4 into 10 to the power -19 electrons, then find final charge on body। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमें कब माइनस कब प्लस लेना है। देखिए, बोला गया बॉडी के पास पहले से चार्ज है -12 कूलम, अब बॉडी के ऊपर इतना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर आ रहा है, इट मीन्स कि बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर बॉडी के अंदर बढ़ेगा, इसका मतलब बॉडी पर और नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, और इस बॉडी पे -12 कूलम है और इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन आया है, 4 × 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन आया है। ओके, तो अब हम लोग लिखेंगे क्यू एक्वायर्ड, है ना, क्यू एक्वायर्ड इज इक्वल टू एन ई, और एन कितना है 4 × 10⁻⁻⁹, 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो देखिए, अब ये जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1.6 × 4 ये 6.4 हो जाएगा। एंड ये ध्यान रखना है कि ये बॉडी गेन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास, तो ये माइनस साइन लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6.4 -6.4 कूलम, और बॉडी के ऊपर पहले से माइनस है। तो अगर हम फाइनल लिखेंगे यहाँ पर क्यू फाइनल, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -12 पहले से है और -6.4 यहाँ से आ रहा है, तो ये हो जाएगा 18.4 कूलम, है ना। तो बॉडी के ऊपर देखिए -18.4 कूलम चार्ज हो गया। तो बॉडी के ऊपर कब नेगेटिव चार्ज आएगा, बॉडी के ऊपर कब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये मतलब प्रॉपर्टीज़ थी कम्प्लीटली इसकी, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी इसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आता है, या फिर उसको हम लोग कूलम्स में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये मैं आपको कूलम्स लॉ में समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए अब हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस तो हो गया, है ना, तो ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग बात करेंगे कूलम्स इसमें चार्जिंग के बारे में। देखिए, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे हम लोग। बॉडी पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो आखिर किस प्रोसेस से आ रहा होगा, क्या रीज़न होगा आने का इसका, है ना। तो हम प्रोसेस की बात करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ चार्जिंग देखेंगे कि आखिर क्या मेथड है कि जिसकी वजह से, क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन आखिर क्यों आ रहा, क्यों गेन कर रहा है कोई बॉडी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा होगा, ये बात करेंगे। तो हेडिंग लिखिए मेथड ऑफ
चार्जिंग, ठीक है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, देखिए 3 टाइप का मेथड होता है, आप समझिए इसको। पहला होगा फ्रिक्शन, दूसरा होगा कंडक्शन, एंड जो तीसरा है, थर्ड वन, वो है इंडक्शन, ठीक है। तीनों मेथड मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन से, ठीक है। सबसे पहले फ्रिक्शन मेथड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे ठंड के मौसम में आप सब लोग भी करते होंगे कि हम लोग ऐसे रब करते हैं हाथ को, है ना। दोनों हाथ रख लेते हैं तलती, और पाम रख करके ऐसे जोर से रब करते हैं, हाथ को गर्म करते हैं, है ना। तो हाथ को जब हम गर्म करते हैं तो उसी प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं, ठीक है, दोनों हाथ में, दोनों पाम में, वो एनर्जी गेन करते हैं। क्योंकि देखिए थर्मल फिजिक्स मतलब केटीजी में आप इस चीज़ को देखे होंगे 11th क्लास 11th में। मैं भी जब वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर तो आपको दिखाऊंगा कि थर्मल फिजिक्स में आपको ये दिखा होगा कि टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का, पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब दो बॉडी को आप रब करोगे, जैसे मान लीजिए आप एक बॉडी ले लिया यहाँ पर, दूसरा बॉडी यहाँ ले करके, और इस पर जोर से आप घिस रहे हो, उसको घिस रहे हो, रब कर रहे हो, तो क्या होता है कि इसका भी टेम्परेचर हाई होता है, इसका भी टेम्परेचर मतलब इंक्रीज़ होने लगता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें और इसमें हैं ये एनर्जी गेन करते हैं। तो ये एनर्जी गेन करने के बाद इनका मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो हो सकता है इस रेड वाले बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस ब्लू वाले बॉडी में चला जाए, ठीक है, या हो सकता है ब्लू से रेड में आ जाए, मतलब किसी एक से दूसरे में जाएगा, ठीक है। तो अगर ये रेड वाले से ब्लू में जाएगा तो ब्लू वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास डिफिशियंसी हो गया, कम हो गया इलेक्ट्रॉन, किसके पास, रेड वाले के पास। तो रेड वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो रबिंग करने से भी चार्ज मतलब बॉडी होता है, ठीक। अब इसमें क्या है कि किस बॉडी से किस बॉडी में जाएगा, है ना, इसकी बात होती है। तो किस बॉडी से किस बॉडी में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि बॉडी का मतलब कौन बॉडी ज़्यादा अच्छा मतलब कंडक्टर है, ठीक है। क्योंकि तो जो कंडक्टर है और इंसुलेटर है ना, तो इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली नहीं होते, मतलब फ्री नहीं होते हैं, है ना, टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब बंधे हुए होते हैं। और कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। तो कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकल के, अगर मान लो एक कंडक्टर को और एक में, जैसे सपोज कीजिए एक अपने पास कंडक्टर है, ठीक है, दूसरा इंसुलेटर है। तो अगर यहाँ पे दूसरा अगर इंसुलेटर है तो अगर इन दोनों को मैं रब करूँ तो इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि टाइटली बाउंड होता है। इससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? यहाँ पे कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकल करके इंसुलेटर में जाएगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा उसके पास से जाएगा निकल करके, किसके पास, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम रबिंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें एटलीस्ट एक बॉडी जो है इंसुलेटर होना चाहिए, क्योंकि एक बॉडी इंसुलेटर रहेगा तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं सकता है, तो एटलीस्ट गेन तो कर ही सकता है वो, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे फ्रिक्शन में यहाँ पर, इफ वी रब two objects, if we rub two objects, then electron transfer takes place from one body to another body, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है जब हम इसको रब करते हैं, तो ठीक है। तो अब अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में।
तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, तो ये फ्रीली मूव कर सकता है ना, आउटर मोस्ट सेल में भी होता है वो भी मूव कर सकता है। तो इसीलिए मतलब यहाँ बोला जाता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, और कौन से बॉडी से कौन किस में जाएगा ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे मैं छोटा सा एक पॉइंट और लिख देता हूँ, वन बॉडी मस्ट बी इंसुलेटेड। देखिए दो बॉडी तो होना ज़रूरी है, ठीक है, रबिंग के दो बॉडी चाहिए, तो एक बॉडी इंसुलेटर होना मतलब कंपलसरी मैंडेटरी है कि एक बॉडी को इंसुलेटर रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड मेथड है बच्चों कंडक्शन। इस कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफ़र होते रहेगा बॉडी में जब तक कि बॉडी दोनों आपस में कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तभी ट्रांसफ़र होते रहेगा। जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ पहले, इट इज़ द प्रोसेस in which charge transfer takes place when bodies come in contact। अगर बॉडीज़ कांटेक्ट में आ जाए तो चार्ज का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन मेथड। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे बॉडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे एक बॉडी है अपने पास, ठीक है, ऐसा, और एक दूसरा बॉडी है। इन दोनों बॉडी को अगर आप एक कंडक्टिंग वायर से ऐसे जोड़ देते हैं इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा कि चार्ज का ट्रांसफ़र, मान लीजिए इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, तो चार्ज का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। इधर से हो सकता है इधर जाए, या मे भी Q2 से Q1 पे आए, ये डिपेंड करेगा, है ना। जैसे कि आप देखिए जानते हैं कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है ना। ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे इस चीज़ को, मैं भी आपको पढ़ाऊँगा कि जैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस स्टार्ट होता है बच्चों, वहाँ पे हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसी टाइप से जैसे यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल इसका V1 है, इसका V2 है, ठीक है। अगर V1 ज़्यादा है V2 से तो चार्ज V1 से जाएगा। अगर मान लीजिए कि V1 लेस देन V2 है तो फिर V2 से चार्ज V1 में जाएगा। तो इस टाइप से पोटेंशियल का डिफरेंस होने की वजह से चार्ज का फ्लो स्टार्ट होता है कंडक्शन मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रबिंग नहीं करते हैं हम लोग। रबिंग कहाँ कर रहे थे हम लोग, फ्रिक्शन मेथड में कर रहे थे, ठीक है। इसमें कंडीशंस हैं कुछ, ठीक, आपको मैं दिखा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो भी दो बॉडी हम लोग लेंगे कंडक्शन के लिए, ठीक है, वो दोनों बॉडीज़ कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। आप पहले लिखिए फिर एक्सप्लेन करूँगा। बोथ बॉडीज़ मस्ट बी कंडक्टर, बोथ बॉडीज मस्ट बी कंडक्टर। दोनों बॉडी कंडक्टर इसलिए होना चाहिए क्योंकि कंडक्टर होने से क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र ईजिली हो पाएगा। क्योंकि अभी मालूम नहीं है अपने को, है ना, कि Q2 से Q1 में जाएगा कि Q1 से Q2 में जाएगा, तो किसी से भी किसी भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन पोटेंशियल, ठीक है, किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो इसे दोनों कंडक्टर होना चाहिए ताकि चार्ज का ट्रांसफ़र ईजिली हो सके। अगर एक भी इंसुलेटर हो गया तो चार्ज बाउंडेड हो जाएगा, तो बाउंडेड अगर होगा मतलब बाउंडेशन में आ जाएगा तो फिर ट्रांसफ़र ईजिली नहीं हो पाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ कि चार्ज का ट्रांसफ़र तो हो जाएगा, चलिए कंडक्टर है तो, बट ये ट्रांसफ़र कब तक होगा, तो जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक ट्रांसफ़र होते रहेगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र takes place till potential becomes इक्वल। जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए चार्ज का ट्रांसफ़र होते रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि जब चार्ज का ट्रांसफ़र स्टार्ट होगा तो दोनों बॉडी पे नया नया चार्ज आएगा, तो दोनों बॉडी पे जो चार्ज नया होगा तो दोनों बॉडी पे सेम नेचर का चार्ज एक्वायर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। बोथ बॉडीज
acquire same both bodies acquire same nature of चार्ज, दोनों बॉडीज सेम नेचर के चार्ज को एक्वायर करेंगे। जैसे मान लीजिए जिसके पास Q1 था, अब उसके पास कोई न्यू चार्ज Q1 डैश हो गया, इसके पास जो Q2 था वो Q2 डैश हो गया। तो यहाँ पे जो Q1 है और Q2 है, अगर सपोज करें, जस्ट एज्यूम करेगा ये पॉजिटिव है, तो Q2 डैश को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, मतलब दोनों पे सेम नेचर का एक्वायर होता है। ये आपको मैं सॉल्व करके भी मैथमेटिकली प्रूव करूँगा, दिखाऊंगा, है ना, इस चैप्टर के एंड में जब हम लोग कंडक्टर पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी ओनली मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि चार्जिंग कैसे होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेचर होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपको प्रूव करूँगा मैं लास्ट में चैप्टर में। तो आप हर वीडियो को अच्छे से देखते रहें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, मैं स्पेशली इस चैनल को इसलिए बनाया हूँ ताकि बच्चों को मैं फ्री में पढ़ा सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ चीज़ों को। देखिए, तो दोनों या तो पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो जाए दूसरा नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कंडक्शन में ये मतलब ध्यान रखना है अपने को। ओके, अरे नेक्स्ट मेथड जो लास्ट मेथड है वो है इंडक्शन मेथड, है ना। जो लास्ट मेथड है वो है बच्चों इंडक्शन मेथड। देखिए, अभी तक दो जो मेथड पढ़े थे हम लोग, फ्रिक्शन में भी कांटेक्ट में बॉडी आ रहा था, बट एक इंसुलेटर था और एक कंडक्टर था। ठीक है, और रब करना पड़ रहा था। कंडक्शन में क्या था, दोनों कंडक्टर था, टच करना पड़ रहा था। इंडक्शन मेथड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सिंपल एक चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन का फिनोमेना है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट इज फेनोमेना या phenomenon by which redistribution of charge takes place। एक ऐसा फेनोमेना है जिससे कि redistribution of charge takes place, मतलब जहाँ पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे होता है ये आपको मैं डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, सपोज करें अपने पास एक न्यूट्रल बॉडी है ना, एक न्यूट्रल बॉडी है, और इस न्यूट्रल बॉडी के मतलब थोड़ा दूर, अभी पास में लेकर नहीं आए हम लोग। सपोज कि जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आपने ले लिया, ठीक है, रॉड ले रहा हूँ, जरूरी नहीं कि रॉड ही होगा हमेशा, हम स्फीयर भी हो सकता है, ऐसे रॉड ले लिया मैंने। ओके, अब क्या होगा कि अब न्यूट्रल बॉडी के पास में आप इस चार्ज रॉड को लेके आइए। ठीक है, एकदम पास में लेके आ जाइए, जैसे मैं लेके आ गया, देखिए बिल्कुल पास में। तो जैसे आप इस चार्ज, मतलब पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो जैसे आप इसको लेके आएंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड क्या करेगा, तो ये बच्चों क्या करेगा कि ये जो न्यूट्रल बॉडी था, इस न्यूट्रल बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उनमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को या फिर सभी इलेक्ट्रॉन्स को ये कोशिश करेगा अपने नज़दीक अट्रैक्ट करने की। ठीक है, क्योंकि चार्ज दो टाइप का होता है, आप जानते होंगे इस चीज़ को, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है अगर, तो रिपल्सन होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है तो अट्रैक्शन होता है। सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो रिपल्सन होता है, एंड नेगेटिव नेगेटिव होगा तब भी रिपल्सन होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए, एक पॉजिटिव मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेचर का बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में नेगेटिव नेचर भी है, तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो जब अपोजिट नेचर का चार्ज होता है हमेशा ही अट्रैक्शन होता है, और जब सेम नेचर का चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। तो इसमें जो भी पॉजिटिव होगा उसको ये रिपेल कर देगा। देखो, पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया, नेगेटिव चार्ज पास में आ गया, और इस मेथड को बोलते हैं इंडक्शन। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें क्या होगा, देखिए, अब जो ये स्फेरिकल बॉडी है, इस बॉडी को आप एक
ग्राउंड से कनेक्ट कीजिए, मतलब अर्थिंग कीजिए। रॉड को अभी भी रिमूव नहीं करना है, रॉड को आप अभी भी इसके पास में ही रखिए, ठीक है। रॉड को अभी भी आप इसके पास रखें। अब होगा क्या देखिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है। अर्थ जो होता है बच्चों, वो बिगेस्ट कंडक्टर, मतलब उससे बड़ा कंडक्टर पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं है ना। अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है, ठीक है। वो सारे चार्ज को ले लेता है। आप भी देखेंगे प्रैक्टिकली घर पे या ट्रांसफार्मर के बगल में अर्थिंग किया जाता है, जहाँ पे गांव में ट्रांसफार्मर या फिर शहर में जो ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ पे देखना एक वायर अर्थ में डाला जाता है, अर्थिंग किया जाता है। क्यों? ताकि जो भी एक्सेस चार्ज हो, ठीक है, वो अर्थ में चला जाए। तो अब क्या होगा बच्चों, जैसे आप यहाँ पे अर्थिंग करेंगे ना, तो इस साइड में जो पॉजिटिव आपने लिया था ये वाला, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो ये क्या करेगा, अर्थ कि इधर से जो भी अर्थ को दिखेगा ना एक्सेस चार्ज, इस साइड में जिधर में अर्थिंग किया गया, ओनली इसी साइड को जिधर है उधर, क्योंकि इस साइड को न्यूट्रल नहीं बना पाएगा, क्योंकि इधर में पॉजिटिव ने उसको रोक रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है नेगेटिव को, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। बट इस साइड में जो है ना पॉजिटिव, इसको क्या करेगा अर्थ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको इधर भेजेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भेजेगा। वो इलेक्ट्रॉन भेजते रहेगा जब तक कि ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है स्फीयर का, ये न्यूट्रल ना बन जाए, ठीक है। जब ये न्यूट्रल बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का भेजना बंद कर देगा, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, देखिए ये जो स्फेरिकल बॉडी है, इसका जो ये वाला साइड है, राइट साइड, देखिए वो न्यूट्रल बन गया, ठीक है। अब आप अर्थिंग को भी हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, हटा दीजिए अर्थिंग को, क्योंकि उसका काम था न्यूट्रल बनाना। न्यूट्रल बना दिया, अर्थिंग हटा दीजिए। अब अर्थिंग हटने के बाद अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप में कि आप इस रॉड को भी यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो जब रॉड को रिमूव करेंगे तो जो चार्ज है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। अभी बॉडी में पूरे क्यों फैलेगा, ठीक है। तो जब लास्ट में आपको कंडक्टर पढ़ाऊंगा तो पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अभी इसको आप याद कर लीजिएगा कि कंडक्टर जो होता है ना बच्चों, कंडक्टर में जो भी आप चार्ज दोगे उसके सरफेस पे, वो चार्ज पूरे उसके मतलब सरफेस पे फैल जाएगा। मतलब मान लो अगर चार्ज आपने कंडक्टर में किसी एक ही पॉइंट पे यहाँ दे दिया सरफेस पे, तो ये क्या होगा ना कि पूरे सरफेस पे चार्ज फैल जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड सरफेस पे होता है, वॉल्यूम में नहीं होता है, ठीक है, कंडक्टर के केस में, है ना। चार्ज ओनली resides on the surface of कंडक्टर। जो चार्ज है बच्चों वो कंडक्टर के सरफेस पे ही ऑलवेज होता है, वॉल्यूम में नहीं होता है, ठीक है। मतलब चार्ज इधर में नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ सरफेस पे दिखेगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो इसको भी याद रखिएगा, इसको आपको आगे फिर समझाऊंगा भी, ओके। तो ये है इंडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ये रॉड को नेगेटिव लेते हैं, ऐसे पॉजिटिव नहीं लेते, तो क्या होता अगर ये नेगेटिव होता मान लो, ठीक है, तो इधर में पॉजिटिव आ जाता, इधर में नेगेटिव आता, ठीक, इधर में नेगेटिव आता राइट साइड में। तो अब क्या होता, ये रॉड तो नेगेटिव था, ठीक है, तो इधर में नेगेटिव होता रिपल्सन की वजह से, इधर पॉजिटिव होता है ना, ऐसे। तो अब क्या होता कि यहाँ से अब जो है ना इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाता है ऐसे, ठीक है। अब अर्थ इलेक्ट्रॉन को नहीं, अर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता कंडक्टर को, स्फेरिकल बॉडी को। अब स्फेरिकल बॉडी अपना राइट साइड से जो भी नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको भेज देता कहाँ पे, अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता, उल्टा प्रोसेस होता, मतलब बॉडी देता किसको, इलेक्ट्रॉन अर्थ को देता। तो ये नेगेटिवली चार्ज रॉड था, तो अब यहाँ पर क्या बन जाता, पॉजिटिव, ठीक है। तो ओवरऑल ये बॉडी कैसा बन जाता, पॉजिटिव बन जाता। मतलब आप ऐसे याद कीजिए कि हम जैसा चार्ज बॉडी लेंगे उसके जस्ट अपोजिट नेचर का हमें दिखेगा इंडक्शन, ठीक है। तो ये मेथड जो है बच्चों इंडक्शन मेथड है, ठीक है।
तो ये हो गया मेथड ऑफ चार्जिंग का प्रोसेस पूरा। 3 मेथड होता है, तीनों आपको मैंने बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखें कि यहाँ पर कि जो ये इंडक्शन है ये बॉडी फेनोमेना होता है। अब ये बॉडी फेनोमेना क्या होता है बच्चों? तो बॉडी फेनोमेना ये होता है कि सिर्फ बॉडीज़ के अंदर ही पॉसिबल है, पॉइंट के अंदर नहीं पॉसिबल। मान लो एक पॉइंट चार्ज यहाँ ले लो, एक पॉइंट चार्ज यहाँ ले लो, तो क्या इंडक्शन होगा? नहीं होगा, है ना। तो पॉइंट चार्जेस में ध्यान रखना कि मतलब इंडक्शन नहीं हो सकता है। तो ओनली ये बॉडी फेनोमेना है, इसीलिए आपको मैंने बोला कि इसको आप याद रखिएगा कि बॉडी फेनोमेना है, ठीक है। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो वीडियो डालूंगा, नेक्स्ट लेक्चर वो डालूंगा कूलम्ब फोर्स पे, ठीक है, कोलम्बियन फोर्स पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।